फ्रेंड्स, आज हम दृष्टिगत रोग डिस्कस करेंगे। दृष्टिगत रोग से क्या अभिप्राय है? दृष्टिगत रोग मतलब या तो दृष्टि मंडल के रोग या फिर ऐसे रोग जिससे दृष्टि बाधित होती है। वो सभी कंडीशन दृष्टिगत रोगों में आती हैं, चाहे वो जनित हो, चाहे वो कांच हो, चाहे वो दुनिया हो, और अलग अलग प्रकार के रोग ये सभी दृष्टि मंडल में आते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि किस आचार्य में कितने रोग बताए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 76 रोग बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, सभी नेत्र रोग मिलाकर 76 रोग बताए हैं, जिसमें से कि 12 जो रोग हैं वो दृष्टिगत हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 जो रोग आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं उसमें से 6 रोग तो कांच है। तो बहुत आसान है याद करना कि ये जो 6 रोग हैं ये 12 में से 6 रोग कांच बताए हैं, जैसे कि वातज कांच, नील कांच, परिअम्लाई कांच, कफज कांच, रक्तज कांच और सन्निपातज कांच। और ये छो के छो जो है वो याप्य रोग। ये छो के छो जो भी कांच है वो याप्य रोग है। टोटल आउट ऑफ 76 डिजीजेस 7 डिजीजेस आर याप्य, 6 कांच और एक पक्षको। तो ये मिलाकर 7 याप्य रोग हैं टोटल सुश्रुत अनुसार। तो इस तरीके से ये आपके 6 कांच सुश्रुत में बताए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है पित्त विदग्ध दृष्टि, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी। तो जो 12 रोग हैं उसमें से 3 साध्य रोग हैं। तो 3 साध्य रोग कौन से हैं? पित्त विदग्ध दृष्टि, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि और धूमदर्शी। तो 3 साध्य रोग हैं, 6 यहाँ पे मैंने आपको बता दी, और 3 ही असाध्य रोग हैं, जैसे कि हृदय, गंभीरिका, नकुलांग। तो ये सुश्रुत के अनुसार 12 रोग बताए हैं। और ये जो साध्य रोग है वो कैसे हैं? अशस्त्र। ठीक है? इसमें कोई भी शस्त्र का हम नहीं करते, या तो इसको अशस्त्र भी कह सकते हैं, लेकिन अशस्त्र रोग बताए गए। अब बात करते हैं आचार्य वाग्भट। तो आचार्य वाग्भट ने, जहाँ पे सुश्रुत ने 12 रोग बताए हैं, आचार्य वाग्भट ने वहां पे 27 रोग बताए हैं। तो 27 रोगों को याद करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे हमने 6 कांच बताए थे, वैसे ही उन्होंने हर अवस्था को, तिमिर को, कांच को और लिंगनाथ को अलग अलग रोग माना है। तो इस हिसाब से ये 18 रोग हो जाते हैं। वातज तिमिर, वातज कांच, वातज लिंगनाश, पित्तज तिमिर, पित्तज कांच, पित्त लिंगनाश, तो 18 रोग ये हो जाते हैं। और एक लिंगनाश उन्होंने अलग से माना है, वो है औपसर्गिक लिंगनाश। तो इस तरीके से 19 रोग ये पहली स्लाइड में हो जाते हैं हमारे। उसके बाद आती है हमारी पित्त विदग्ध दृष्टि, दोनों ने माना है। अम्ल विदग्ध दृष्टि सिर्फ बागपत ने माना है। उष्ण विदग्ध दृष्टि हम श्लेष्म विदग्ध दृष्टि की जगह उष्ण विदग्ध दृष्टि ले सकते हैं। और ये दोषांत रोग और अम्ल विदग्ध ये अ, आचार्य वाग्भट के अवदान है, ये अलग से बताए गए हैं। धूमदर्शी की जगह आचार्य वाग्भट ने दूसर बताया है। हृस्वजाड्य की जगह हृस्वा दृष्टि बताया है। गंभीरिका की जगह गंभीरा दृष्टि बताया है। निकुलांत ने सेम। तो इस तरीके से आउट ऑफ 27 डिजीजेज डिस्क्राइब बाय आचार्य वाग्भट, 12 जो रोग हैं वो साध्य रोग हैं, जिसमें से 6 तिमिर हैं, एक पित्त विदग्ध दृष्टि, आम्ल विदग्ध दृष्टि और उष्ण विदग्ध दृष्टि। 3 ये हो गए। फिर दोषांत, धूसर और कफज लिंगनाश। क्योंकि आपको पता है कि कफज लिंगनाश को छोड़कर सभी लिंगनाश असाध्य हैं। तो क्षेत्र में पित्त विदग्ध दृष्टि, अम्ल विदग्ध दृष्टि, उष्ण विदग्ध दृष्टि, दोषांत, धूसर और कफज लिंगनाश, ये 12 साध्य रोग आचार्य वाग्भट ने बताए हैं। 7 याप्य रोग बताए हैं। सुश्रुत में 6 याप्य रोग बताए थे, इन्होंने 7। इन्होंने नकुलांधय को भी याप्य रोग बताया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने नकुलांधय को असाध्य रोग बताया है। उसके बाद आता है 8 असाध्य रोग।
तो 8 असाध्य रोगों से मैंने बताया आपको कफज लिंगनाश को छोड़कर जितने भी लिंगनाश हैं वो असाध्य है। तो कफज लिंगनाश को छोड़ कितने लिंगनाश हैं? 5 लिंगनाश। और उसके अलावा एक ऑब्सर्वी लिंगनाश जो बताया है अलग से, वो भी असाध्य है। फिर ह्रस्वा दृष्टि भी असाध्य है और गंभीर का। तो वहां पे हमारे आप कंपेयर करते रहिए साथ साथ, ताकि साध्य रोग यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, सबकी डिटेल आपके स्क्रीन पे है। याप्य रोग यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। असाध्य रोग यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है। तो इस तरीके से 27 और 12 इस साध्य असाध्यता के हिसाब से और आचार्य सुश्रुत और आचार्य वक्ति किन किन लोगों के बारे में बताया है वो आपको इस सेक्शन में बताया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने रोग वातज हैं, कितने रोग पित्तज हैं, कितने कफज, कितने रक्तज, कितने पीड़ित। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार 2 रोग वातज बताए हैं। वो क्या है? वातिक कांच और गंभीर। सभी रोगों में एक बात कॉमन है कि कांच सभी में आएगा, आचार्य सुश्रुत में भी और आचार्य वातज में भी। तो वातिक कांच और गंभीर का वातज रोग बताया गया है। पित्तज में नील कांच, परियमलाई कांच, पित्त विदग्ध दृष्टि, धूम दृष्टि और हिस्सुजाते, ये 5 रोग जो है पित्तज बताए हैं आचार्य सुश्रुत में। नील कांच, परियमलाई कांच, पित्त विदग्ध दृष्टि, धूम दृष्टि, हिस्सुजाते। और परियमलाई कांच के लिए जो है आचार्य सुश्रुत ने आगे श्लोक में लिखा है कि इसमें कभी कभी रक्त का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो इसको अगर आप पित्तज मानना चाहें तो पित्तज भी मान सकते हैं, नहीं तो पित्त और रक्त का इन्वॉल्वमेंट परियमलाई कांच में होता है। फिर कफज, कफ में कफज कांच और श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, जैसा कि आप जानते ही हैं। उसके बाद रक्तज में रक्तज कांच। फिर त्रिदोषज में 2 रोग हैं, सन्निपातज कांच और नकुलांग। तो इस हिसाब से 5, 7 और 2 9 और 1 10 और 2 5, तो ये 12 रोग सुश्रुत ने दोषानुसार इनका वर्गीकरण करा। अब आचार्य वाग्भट के अनुसार वातिक रोग 4, जैसे कि वातिक तिमिर, वातिक कांच, वातिक लिंगनाश, तो ये तीनों डिजीज सभी वैरायटी में कॉमन रहेगी और उसके साथ गंभीरा। हमारे वहां पे भी यही था, वातिक कांच और गंभीरिका थी। यहाँ पे 3 डिजीज की अलग अलग माने वाग्भट ने और एक गंभीर माने। उसके बाद पित्त 6 माने हैं। पित्त जो रोग है वाग्भट के अनुसार 6 है। तो अगेन सेम, पित्तस्थ में कांच लिंगनाश, पित्त विदग्ध दृष्टि, दोषांत और हिस्वा। ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये दोषांत जो है ये अलग से वाग्भट ने माना है और ये पित्तज रोग। उसके बाद कफज जो रोग है वो 3 है, कफज तिमिर, कफज कांच और कफज लिंगनाश। तो ये सबसे आसान है याद करना क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही डिजीज हैं। और ऐसे ही संसर्गज, संसर्गज 2 रोगों के मिलने से जो रोग बनते हैं वो संसर्गज हैं। तो ये संसर्गज रोग भी 3 ही हैं, संसर्गज तिमिर, संसर्गज कांच, संसर्गज लिंगनाश। अब बात करते हैं रक्तज रोगों की। तो रक्तज रोग 3 है, रक्तज में रक्तज कांच लिंगनाश। तो ये बहुत आसान है तीनों, कफज, संसर्गज और रक्तज। अब बात करते हैं त्रिदोषज। तो त्रिदोषज 6 प्रकार के रोग हैं, 3 तो सेम हो गए, तिमिर कांच लिंगनाश। उसके बाद अपसर्गी लिंगनाश, आपको पता ही है कि जो उन्होंने अलग से बता रखा है। फिर नकुलांत है और फिर धूसर। और 2 रोग ऐसे बताए हैं जिसमें त्रिदोष के साथ रक्त का भी इन्वॉल्वमेंट बताया है। वो कौन से रोग हैं? वो है अम्लविदग्ध दृष्टि और उष्णविदग्ध दृष्टि। तो ये दोनों ही अलग से बताए हैं रोग। श्लेष्मविदग्ध दृष्टि वाग्भट ने नहीं बताया है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए। अब इसके अंदर ऐसा होता है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आप पीजी में भी आ सकता है और बीएमएस फाइनल ईयर में भी आ सकता है कि अ, वाग्भटानुसार संसर्गज रोगों की, संसर्गज दृष्टिगत रोगों की व्याख्या करिए, या वाग्भट ने संसर्गज दृष्टिगत रोग कितने बताए हैं। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो आपको हर एक का डिवीजन दोष अनुसार, साध्यता साध्यता के हिसाब से और
सुश्रुत ने कितने रोग बताए हैं, वाग्भट ने कितने रोग बताए हैं, वाग्भट ने कौन से रोग अलग बताए हैं, ये सब आपको बताना होगा। तो दृष्टिगत रोग है तो हमें दृष्टि जरूर पता होनी चाहिए। तो दृष्टि क्या है, मसूर दल मात्रा में भी हम आप पहले भी एनाटॉमी में डिस्कस कर चुके हैं कि मसूर दल के समान आकृति वाली, जैसे मसूर की दाल होती है वैसी आकृति वाली पंच महाभूतों के प्रसाद से बनी हुई है, सारे भूतों के प्रसाद भाग से, जो भी उनका एसेंस है, जो भी अच्छा पार्ट है, उनके पार्ट से बनी हुई और जुगनू की तरह चमकती है, अग्निकर्ण के समान आभा वाली, नाश रहित, तेज से युक्त, बाहर से कई कई पटलों से आवृत, कई पटलों से तो आवृत नहीं है क्योंकि सिर्फ बाह्य पटल से आवृत है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे और इसमें सिर्फ बाह्य पटल से आवृत मानेंगे, और छिद्र की तरह है, क्योंकि जस्ट लाइक ए हॉलो स्ट्रक्चर, और शीत आहार भार जिसको पुष्कर है उसे दृष्टि कहते हैं। तो दृष्टि की डेफिनेशन आपको दृष्टिगत रोगों में आनी चाहिए। उसके बाद तिमिर का वर्णन है, हमारे जो भी दृष्टिगत रोग है कि प्रथम पटलगत तिमिर में क्या लक्षण आते हैं, द्वितीय पटलगत तिमिर में क्या लक्षण आते हैं, ये सब आपको उसमें हम बता ही चुके हैं। जो एनाटॉमी का जो डिस्कशन पहले 3 चैप्टर्स में हुआ था या 3 लेक्चर्स में हुआ था, वो सब कुछ आपको सब पता है। तो अगर उसका कोई रेफरेंस चाहिए तो आप उन चैप्टर को रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज द उत्पत्ति ऑफ कास्ट तिमिर लिंग, या ये कैसे बनते हैं या क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहली जो अवस्था है या पूरी जो ओवरऑल पिक्चर है वो किस रोग के कारण है, वो है तिमिर के कारण। तो तिमिर मैंने बहुत बार बताया है कि ये पूरा जो है ब्रॉड टर्म है, और तिमिर वहां पे यूज करा जाता है जहाँ पे किसी भी तरीके के ग्लोमेरुलर। तो जो निरुक्ति है इसकी किस प्लस किरंज प्रत्यय से मिलकर अम, बना हुआ शब्द है, और इसका अर्थ जो है अंधकार में है। तो अंधकार में मतलब जो उसको दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा है, या डिफिकल्टी इन विजन। तो जब अक्षी का मुख्य कार्य दृश्य में बाधा आ जाए, अर्थात दिखना कम हो जाए, ये सब कुछ अंधकार में दिखे, तो उसे तिमिर समझना चाहिए। तो अंधकार की भी अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे कि अगर आप एक डिम लाइट में जाएंगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं दिखेंगी, कुछ चीजें हैं जो आपको दिखेंगी। तो इसी तरीके से तिमिर की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, या कि पहले शुरू में आपको हल्का सा ब्लरिंग होगी, तो धीरे 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 बढ़ते हुए वो अंधकार की तरफ या लिंगनाश की तरफ ले जाएगी। अब बात आती है कांच। कांच पर धन प्रत्यय मिलने से बना है, और इसका शाब्दिक अर्थ शीशा या मणि है। तो आपको पता है जो आचार्य वाग्भट है, उस उन्होंने ही बताया है कि जब दोष प्रकोप दोष तृतीय पटल में पहुंच जाते हैं तब उसको हम कांच कहते हैं। तो यानी कि तृतीय पटल मतलब जो लेंस है या कॉर्टेक्स ऑफ द लेंस स्पेसिफिकली, वहां पे अगर दोष पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे हमारा ये अर्थ जो है बिल्कुल सार्थक सिद्ध होता है कि जो तृतीय पटल है उसका शाब्दिक अर्थ भी शीशा या मणि या लेंस है, और वैसे भी हम तृतीय पटल को कॉर्टेक्स ऑफ द लेंस से कोरिलेट करते हैं, तो वो उसका अर्थ और उसका नियुक्ति दोनों सही करते हैं। उसके साथ उसके बाद हमारी बात आती है लिंगनाश निवृत्ति की। तो जो लिंग नाश है, लिंगम प्लस नाश, यानी लिंग का नाश हो जाए, यानी चिन्ह का नाश हो जाए, मीन्स कि जो पहचानने की शक्ति है या विजन है वो ऑलमोस्ट लॉस्ट हो जाए, ओनली पीएल पॉजिटिव विल बी देयर, देन इट इज कॉल्ड लिंगनाश। तो ये लिंगनाश बिल्कुल आखिरी स्टेज है ना। और इसी के अंदर अ, आचार्य वाग्भट ने भी और आचार्य सुश्रुत ने भी अ, शस्त्र का बताया है जो कपिल लिंगनाश में होता है, और बाकी सारे लिंगनाश असाध्य बताए। So friends, now we come to the end of today's topic of introduction of Drishtigat Rog. I again request all of you to refer previous videos on anatomy of eye in Ayurveda, part 1, 2 and 3, for proper understanding of Timir, Kaach and Lingnash, as we will not discuss these topics in this segment. We will directly switch over to
estimate Lakshan according to dosha in upcoming lectures. Till then, thank you and goodbye.